नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ न्यूज 18 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज देश में राजकीय शोक की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त किया गहरा शोक, बताया उन्हें दूरदर्शी नेता और भारत का सच्चा मित्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। गंगा एक्सप्रेसवे से होगा सीधा कनेक्शन, औद्योगिक और आर्थिक विकास को मिलेगी रफ्तार। पश्चिम बंगाल में आज से गुंडा दमन कानून लागू, अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर कसेगी लगाम। कानून का उद्देश्य राज्य को संगठित अपराध, रंगदारी, हिंसा और असामाजिक तत्वों से मुक्त करना। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए तेज। ईरान ने किया कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमले का दावा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिकी डॉलर में उछाल। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ऐतिहासिक जीत की दहलीज पर। लॉर्ड्स में खेले जा रहे पहले महिला टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ जीत से 4 विकेट दूर। सभी समाचार विस्तार के साथ। भारत सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज पूरे देश में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। राजकीय शोक के दौरान देश भर में सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और इस दिन कोई भी सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। भारत सरकार की ओर से संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जल्द ही कतर जाकर भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि हम कतर के पूर्व अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के ऊंचे स्तर तक पहुंचाया। हम उन्हें एक सच्चे दोस्त के तौर पर भी याद करते हैं। मुझे फरवरी 2024 में कतर की अपनी पिछली यात्रा के दौरान उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। मैं कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी पूरे परिवार और कतर की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। उत्तर प्रदेश को आज एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहुप्रतीक्षित लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 63 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद लखनऊ से कानपुर के बीच 3 घंटे का सफर मात्र 35 से 45 मिनट का रह जाएगा। ये एक्सप्रेसवे सीधे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी और भी बेहतर होगी। उन्नाव के पास गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर प्रयागराज और पूर्वांचल तक आवागमन पहले से ज़्यादा सुगम हो जाएगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे केवल यात्रा को आसान बनाने वाला मार्ग नहीं है, बल्कि ये प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई गति देने वाला भी साबित होगा। इसके माध्यम से उद्योगों, लॉजिस्टिक्स हब, वेयर हाउसिंग, निवेश और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से यात्रियों को जाम से राहत मिलेगी। समय और ईंधन की बचत के साथ परिवहन व्यवस्था भी अधिक तेज और सुविधाजनक बनेगी। एक्सप्रेसवे पर केवल 4 पहिया और उससे बड़े वाहनों को ही अनुमति होगी। पूरे मार्ग पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम, आधुनिक इंटरचेंज और बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जो प्रदेश की कनेक्टिविटी, अर्थव्यवस्था और विकास की रफ्तार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।
पश्चिम बंगाल में असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए आज से गुंडा दमन कानून लागू हो गया है। इस कानून का उद्देश्य राज्य को संगठित अपराध, रंगदारी, हिंसा और असामाजिक तत्वों से मुक्त कराना है। बीते 29 जून को विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक 2026 यानी गुंडा नियंत्रण कानून को पारित किया गया था। इस कानून के तहत पुलिस को संदिग्ध असामाजिक तत्वों को बगैर चार्जशीट दाखिल किए या मुकदमा चलाए 1 साल तक हिरासत में रखने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करने और दंगों के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उसकी भरपाई के लिए संपत्तियों को कुर्क करने का प्रावधान भी है। इस कानून के तहत पुलिस के पास आदतन अपराधियों को कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों या जिलों से बाहर निकालने का आदेश देने का अधिकार भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि कानून संगठित अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने में मदद करेगा। इससे आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ेगी और राज्य में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने को मजबूती मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे यूरोप में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। प्रतिनिधिमंडल में उन्नत विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रत्न एवं आभूषण, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा और डिजाइन जैसे क्षेत्रों की प्रमुख भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मंत्री पीयूष गोयल आज स्पेन में भारत स्पेन व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधि मोटर वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे, कृत्रिम मेधा यानी कि AI, सेमीकंडक्टर, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग और निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की यूरोप यात्रा, जहां द्विपक्षीय व्यापार के अवसरों पर विस्तृत चर्चा होगी, साथ ही साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन और व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की पूर्ण बैठक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI, कारोबार की सुगमता, टिकाऊ प्रौद्योगिकी और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला जैसे विषयों पर चर्चा होनी है। इसके साथ साथ पीयूष गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम में थेल्स ग्रुप के प्रतिनिधि एलन कैवेरिन और सिलॉक्स ग्रुप के प्रतिनिधि जिन क्रिस्टोफ बोगार्ड के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्तर की बैठक करने वाले हैं। मंत्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड में भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के बाद अब न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स के दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क जाएंगे। यहाँ वो UN सुरक्षा परिषद के 2028-29 के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी वो मुलाकात करने वाले हैं। इसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर ब्रुसेल्स की यात्रा करेंगे, जहां वो भारत EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की तीसरी बैठक में भाग लेंगे और 14-15 जुलाई को ब्रुसेल्स में तीसरी भारत EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में भाग लेंगे। वहीं EU तथा बेल्जियम के अपने समकक्षों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस पूरी यात्रा का मकसद इन देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है और क्षेत्रीय घटनाक्रमों, साथ ही साथ आपसी हित के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के अवसर प्रदान करना होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 महत्वपूर्ण परीक्षण पूरे कर लिए हैं। ये परीक्षण अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल को सीधी स्थिति में बनाए रखने से जुड़ा हुआ है। तो गगनयान मिशन में बड़ी कामयाबी, जहां गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम की जांच हुई है। अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा पर इस दौरान बड़ा फोकस है। वहीं दूसरे परीक्षण की बात करें तो दूसरे परीक्षण में अम्बिलिकल मैकेनिज्म पर जोर दिया गया है। समुद्र में उतरने के बाद मॉड्यूल की स्थिरता को यहाँ परखा गया है।
क्रू और सर्विस मॉड्यूल के अलग होने की जांच भी यहां की गई, जो क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करते हैं। अब तीसरे की बात करते हैं, जो तीसरा परीक्षण हुआ है। तीसरे परीक्षण में एपेक्स कवर अलग होने के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक मजबूती की पुष्टि की गई है। पैराशूट खुलने से पहले की प्रक्रिया को सत्यापित किया गया। इस दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचना मजबूती की पुष्टि यहां की गई है। क्रू मॉड्यूल की गति कम करने के लिए पैराशूट खुलने से ठीक पहले इसके सुरक्षित रूप से अलग अलग इसको अनिवार्य किया गया है। कैसे इसको अलग किया जाए? इसरो सिस्टम के तीनों चरण सफलतापूर्वक पूरे किए जाने के बाद अब गगनयान मिशन अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ चुका है। अगली खबर उपचुनाव से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। मध्य प्रदेश की दतिया, बिहार की बांकीपुर और गुजरात की मंजलपुर सीट पर प्रमुख राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल करेंगे। दतिया में भाजपा ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक घनश्याम सिंह को टिकट दिया है। बांकीपुर सीट पर भाजपा ने अंतिम समय में उम्मीदवार बदलते हुए नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है। वहीं जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। गुजरात की मंजलपुर सीट पर भाजपा ने सतीश पटेल और कांग्रेस ने भीखाभाई रबारी को टिकट दिया है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना की जाएगी। देश के मौसम के मिजाज में इस समय बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ देश के कई मैदानी हिस्सों में मानसून की रफ्तार फिलहाल सुस्त बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों और पूर्वी भारत में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के भीतर पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और बिहार के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं अगर हम पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो वहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते राज्य में लैंडस्लाइड की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिससे कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और संपर्क मार्ग पूरी तरह से ठप हो गए हैं। इस सब के बीच पिछले 3 दिन से राज्य के सियानाचट्टी में भूस्खलन के कारण बंद पड़े यमुनोत्री राजमार्ग को दुरुस्त करने का काम लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली और राजस्थान के कई जिलों में लोग भीषण गर्मी और उमस की दोहरी मार झेल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में आगामी दिनों में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा, जबकि पश्चिम बंगाल सहित तमाम पूर्वी राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन ने पहाड़ी साथ ही साथ भारी बारिश वाले क्षेत्रों में रह रहे लोगों से पूरी तरह से सतर्क रहने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं और अपील की है। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए ओडिशा फायर सर्विस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष टीमें, आधुनिक उपकरण और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था तैनात की है। ये भव्य धार्मिक महाउत्सव आधिकारिक तौर पर 16 जुलाई से शुरू होगा। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को विशाल रथों पर विराजमान कर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है। कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है। इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती। हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती,
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच खाड़ी क्षेत्र में हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के मशहर शहर स्थित कृषि जल पंपिंग स्टेशन को निशाना बनाया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई और 4 लोग घायल हो गए। वहीं ईरान ने बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। दूसरी ओर बहरीन में फिर से आपातकालीन सायरन बजने की खबर सामने आई है, जिसके बाद नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ हमलों की नई कार्रवाई की है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव और भी बढ़ गया है। इसके साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाबी दौर से क्षेत्रीय सुरक्षा पर चिंता बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य टकराव पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हालिया घटनाक्रम क्षेत्र और दुनिया दोनों के लिए गंभीर परिणाम लेकर आ सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तेल की कीमतों में करीब 4% का उछाल दर्ज किया गया है। इसके साथ ही डॉलर की कीमतों में भी उछाल दर्ज हुआ है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित एक पब में सोमवार तड़के भीषण आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 63 लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के कुछ ही देर में पूरा पब घने धुएं से भर गया, जिससे लोगों में भगदड़ मच गई। कई लोग जान बचाने के लिए पब के पिछले हिस्से की ओर भागे, लेकिन वहां आपातकालीन निकास नहीं होने के कारण वो अंदर ही फंस गए। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने घटनास्थल का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इधर यूरोप में जून के आखिर में आई भीषण गर्मी की लहर ने बड़ी संख्या में लोगों की जान ले ली है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पश्चिमी यूरोप के कई देशों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान के दौरान 10,000 से ज्यादा अतिरिक्त मौतें दर्ज की गईं। यूरोपीय नेटवर्क यूरोमोमो की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इन मौतों में सबसे बड़ी संख्या 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की है, जो अत्यधिक गर्मी के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं। डेनमार्क के स्टेंस सीरम इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने कहा है कि इस समय इतनी बड़ी संख्या में अतिरिक्त मौतें असामान्य हैं और इसका मुख्य कारण भीषण गर्मी को माना जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी खतरनाक हीटवेव अब ज्यादा बार और ज्यादा तीव्र हो रही है। जून के आखिरी सप्ताह में फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में तापमान ने कई रिकॉर्ड तोड़े। वहीं एक अन्य अध्ययन में इंग्लैंड और वेल्स में मई और जून की गर्मी के दौरान करीब 2700 गर्मी से जुड़ी मौतों का अनुमान लगाया गया है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि लगातार बढ़ते इस वैश्विक तापमान से निपटने के लिए अब बेहतर स्वास्थ्य तैयारियों और ठोस जलवायु कार्रवाई की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपनी पहली ऐतिहासिक टेस्ट जीत दर्ज करने के मुहाने पर खड़ी है। मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ खेल के हर विभाग में पूरी तरह दबदबा बनाए रखा। स्टार बल्लेबाज यासिका भाटिया के रिकॉर्ड तोड़ पहले टेस्ट शतक और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रनों का नामुमकिन सा लक्ष्य दिया। इसके जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड का स्कोर दूसरी पारी में 130 रन पर 6 विकेट कर दिया।
अब क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले मैदान पर इतिहास रचने से हरमनप्रीत कौर की सेना महज 4 विकेट दूर है। यासिका ने 113 रन की शानदार पारी खेली। इस मशहूर मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी वो बन गईं। इंग्लैंड की दूसरी पारी में सयाली सदघरे, क्रांति गौड़, स्नेह राणा ने 2-2 विकेट हासिल किए। फीफा विश्व कप अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल ट्रॉफी की रेस में अब सिर्फ 4 टीमें बची हैं। अब सभी की निगाहें अर्लिंगटन शहर पर टिकी हैं, जहां फ्रांस और स्पेन के बीच फाइनल में जगह बनाने के लिए हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पूरे शहर में इस महामुकाबले को लेकर खासा उत्साह लगातार देखा जा रहा है। दुनिया भर से फुटबॉल प्रशंसक आर्लिंगटन पहुंच रहे हैं और प्रतिष्ठित AT&T स्टेडियम में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। डलास टेक्सास से देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन की ये रिपोर्ट। फीफा विश्व कप का सफर अब अंतिम 4 टीमों तक सिमट चुका है और अर्लिंगटन इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक की मेजबानी के लिए तैयार हैं। फ्रांस और स्पेन के समर्थक अपनी अपनी टीम की जर्सी पहनकर पूरे जोश के साथ पहुंचने लगे हैं। सब इस बहुप्रतीक्षित सेमीफाइनल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आर्लिंगटन में फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच साफ दिखाई दे रहा है और रोमांच का केंद्र है जो मेरे पीछे है AT&T स्टेडियम, जहां स्पेन और फ्रांस आमने सामने होंगे। इस ब्लॉकबस्टर मैच की मेजबानी करेगा AT&T स्टेडियम। 80,000 से ज्यादा की क्षमता और दुनिया के सबसे बड़े कवर्ड स्टेडियम में से एक। ये स्टेडियम कई ऐतिहासिक मुकाबलों की मेजबानी कर चुका है और एक और महामुकाबले के लिए तैयार है। फ्रांस और स्पेन दोनों के सामने लक्ष्य बिल्कुल साफ है। सिर्फ एक जीत उन्हें विश्व कप के फाइनल का टिकट दिला देगी। मुकाबले के 90 मिनट और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त समय या पेनाल्टी शूटआउट तय करेंगे कि खिताब की दौड़ में कौन आगे बढ़ेगा। I'm very excited. I'm right here from Arlington, Texas, and I've been working the World Cup, so it's been a really amazing experience getting to meet different people. I'm excited for France to play. I hope that France is going to be the winner. I love France because I think Mbappé is one of the best players, and I hope France is going to be the winner. France as well. I think they've played extremely well, Mbappe, and also I hope he gets the Golden Boot award for most goals scored in the tournament. So, yes. सेमीफाइनल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अर्लिंगटन हजारों फुटबॉल प्रेमियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरा शहर अब उस ऐतिहासिक मुकाबले का इंतजार कर रहा है जो फीफा विश्व कप के पहले फाइनलिस्ट का फैसला करेगा। आर्लिंगटन में सेमीफाइनल की तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं और सेमीफाइनल से पहले इस शहर की धड़कनें भी तेज होती दिखाई दे रही हैं। अब इंतजार है इस महामुकाबले का जहां वर्ल्ड कप की अगली बड़ी कहानी लिखी जाएगी। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, DD न्यूज़, डैलस, टेक्सास। और वहीं 16 जुलाई को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड के सामने अर्जेंटीना की टीम होगी। 1992 में फीफा रैंकिंग्स की शुरुआत के बाद से ये पहला मौका है जब शीर्ष 4 टीम विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची है। वहीं विश्व कप का ये सिर्फ तीसरा संस्करण है जब चारों सेमीफाइनलिस्ट पूर्व चैंपियन है, यानी इस बार कोई नया चैंपियन नहीं दिखेगा बल्कि कोई एक टीम एक बार फिर चैंपियन बनेगी। हालांकि मेसी के सामने इंग्लैंड की अग्नि परीक्षा होगी। देखना होगा कि कैसे वो इस अग्नि परीक्षा को पार करते हैं और 60 साल का इंतजार कैसे रंग लाता हुआ नजर आएगा। मेसी के सामने इंग्लैंड की अग्नि परीक्षा, फाइनल का टिकट दांव पर यहां नजर आ रहा है। हालांकि मेसी का मैजिक लगातार जारी है। विश्व फुटबॉल के 2 महादिग्गज आमने सामने होंगे और इसीलिए होगी यह अग्नि परीक्षा दोनों टीमों के लिए। इंग्लैंड का 60 साल बाद फाइनल खेलने का जो सपना है वो देखना होगा कैसे होगा पूरा। इंग्लैंड के सामने गत विजेता अर्जेंटीना की चुनौती यहां पर देखी जा रही है।
भारतीय रोइंग के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। स्विट्जरलैंड के लूसन में आयोजित 2026 वर्ल्ड रोइंग कप थर्ड में लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह की भारतीय जोड़ी ने लाइटवेट मेंस डबल स्कल्स स्पर्धा में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाकर इतिहास रच डाला। जून के अंत में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारतीय जोड़ी ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 मिनट 26.09 सेकंड का समय निकाला। ये पहली बार है जब भारत ने किसी वर्ल्ड रोइंग कप में गोल्ड मेडल जीता है। ये उपलब्धि इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि स्वर्ण जीतने वाले दोनों खिलाड़ी भारतीय सेना के हवलदार हैं। इतना ही नहीं, लूसन में हिस्सा लेने वाला 18 सदस्यीय भारतीय दल पूरी तरह सशस्त्र बलों से जुड़ा हुआ है। इसमें 17 खिलाड़ी भारतीय सेना और 1 खिलाड़ी भारतीय नौसेना से है। ये भारतीय रोइंग में सेना के लंबे और महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। लक्ष्य और उज्जवल की सफलता वर्षों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और विश्व स्तरीय प्रशिक्षण का परिणाम है। लूसन में आयोजित ये प्रतियोगिता दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित रोइंग प्रतियोगिताओं में से एक मानी जाती है। भारत के लिए स्वर्ण पदक केवल एक जीत नहीं बल्कि वैश्विक रोइंग में नई पहचान बनाने की शुरुआत है। न्यूज़ 18 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।